नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और क्लास 12th फिजिक्स में आज फेजर रिप्रेजेंटेशन की एक दूसरी वीडियो में जानते हैं कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की एनालिसिस फेजर अलजेब्रा से किस प्रकार आसान हो जाती है, फेजर किस तरह से एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में रेक्टेंगल और पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, जो हमारा जे नोटेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, और अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज का समेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फेजर से किस तरह से किया जाता है, ये बताना जरूरी रहेगा कि इस लर्निंग वीडियो के नोट्स एक पीपीटी के रूप में वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जहां से आप इसे अपनी लर्निंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सब्जेक्ट, फेजर एनालिसिस इन अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स के एनालिसिस में हमें दो या ज्यादा अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज जो सेम फ्रीक्वेंसीज की होती हैं उनके बीच में बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हो सकते हैं, जो समेशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो सकती हैं। जिन अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के बीच में हम इस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं वो सिर्फ सेम फ्रीक्वेंसीज की होती हैं, लेकिन उनमें फेज डिफरेंस हो सकता है। और ऐसी स्थिति में जब हम समेशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी की दो ऐसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की जिसके बीच में फेज डिफरेंस है, हम एक ग्राफिकल प्लॉटिंग मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें साइनोसॉइडल वेव्स के पैटर्न को टाइम के साथ प्लॉट करके पॉइंट बाय पॉइंट मेथड पे समेशन किया जा सकता है या सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। हम यही कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज हैं हमारे पास, साइन ए प्लस बी और कोस ए प्लस बी वाले जो फॉर्मूले हैं उनका इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि साइनोसॉइडल क्वांटिटी के समेशन या सब्ट्रैक्शन के ये जो दोनों मेथड्स हैं वो बहुत ज्यादा टीडियस हैं, कम्बरसम है, बहुत ज्यादा समय लेते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत की भी आवश्यकता है। जरा जानते हैं ये जो दोनों मेथड हैं वो किस तरह से काम करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट मेथड और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से समेशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है। यहाँ मुझे दो साइनोसॉइडल करंट I1 और I2 का सम ये I निकालना है। पहला जो करंट है वो एक मैग्नीट्यूड 3 के साथ मान लेते हैं, रेफरेंस T0 पे 0 फेज के साथ है, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन और ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन काली जो वेव है वो हो सकता है। और जो दूसरा करंट है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, 3 की बजाय 4, और वो 60 डिग्री के आसपास किसी लीडिंग फेज के साथ अपना वेरिएशन रख रहा है, और पहले करंट की तुलना में दूसरे करंट का पीक थीटा एंगल पहले आ रहा है। तो दूसरे का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये हो गया है, मैंने हर पॉइंट पे एक का इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड और दूसरे का इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड जोड़ के टोटल करंट निकाल लिया। किसी दूसरे इंस्टेंट पे भी हम पहले का इंस्टेंटेनियस करंट और दूसरे का इंस्टेंटेनियस करंट जोड़ के टोटल इंस्टेंटेनियस करंट निकाल सकते हैं। यहाँ जब पहले और दूसरे दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और ऑपोजिट साइन के हैं तो रिजल्टेंट 0 हो गया है। और ये कैलकुलेशन अलग अलग पॉइंट पे करके हम इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। इस मैग्नीट्यूड से हमें इस करंट का पीक मैग्नीट्यूड मालूम हो जाएगा, और हम पीक से पीक के बीच में या 0 क्रॉस की इन पोजीशंस के बीच में जो टाइम या एंगल में डिफरेंस है उससे फेज डिफरेंस पता कर सकते हैं। एक एनालिटिकल मेथड में हम जो I2 करंट है उसमें साइन ए प्लस बी के फार्मूले से इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। साइन ओमेगा टी प्लस थीटा को लिख दिया साइन ओमेगा टी कॉस थीटा और कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। अब साइन ओमेगा टी की टर्म्स एक साथ कर ली और वो कोफिशिएंट आ गया 3 + 4 कॉस थीटा, और कॉस ओमेगा टी का जो कोफिशिएंट है वो 4 साइन थीटा लगा गया। अब इस टर्म को हमने आई कॉस अल्फा मान लिया, इसको आई साइन अल्फा मान लिया, दोनों को इंडिविजुअली स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट निकाला तो हमें आई मालूम चल जाएगा, और दोनों में आपस में डिवीजन करने पे tan अल्फा का tan इनवर्स लेके हम अल्फा निकाल सकते हैं। जो ग्राफिकल प्लॉट वाला मेथड है उसकी एक्यूरेसी डाउटफुल है। वहीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद से हम केवल दो करंट को एक साथ सम या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दो से ज्यादा के करने के लिए हमें यही कैलकुलेशन बार बार करनी होगी। तो हमने जाना कि ग्राफिकल प्लॉट का मेथड और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को सोल्व करना बहुत टीडियस, टाइम कंज्यूमिंग और लेबोरियस है। इनकी एक्यूरेसी भी डाउटफुल है और समय भी बहुत ज्यादा लगता है। एक सिंपल और डायरेक्ट मेथड चार्ल्स स्टीमेंट्स ने हमें दिया, जिनकी मदद से हम साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को बहुत सीधे तरीके से कैलकुलेशंस और एनालिसिस कर सकते हैं, और इस तरीके को हम बोलते हैं फेजर रिप्रेजेंटेशन। जरा जानते हैं फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। हमने इस I1 करंट की जो ब्लैक वेव है जो T0 पे 0 इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड से स्टैंडर्ड
रेफरेंस साइनोसोडल वेव की तरीके से चालू हो रही है उसे एक 0 डिग्री एंगल पे वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया है, और ये वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर वेलोसिटी से जब रोटेट होता है तो इसी को हम फेजर कहते हैं। इसी तरह से जो नीले रंग से I2 करंट है उसे हमने दूसरे फेजर से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये रुकी हुई स्थिति में t=0 की स्थिति में दोनों फेजर की जो वेक्टर पोजीशन है उनसे हमने एक रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिया, और ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारी इस इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड को अपनी वर्टिकल एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जब दोनों वेक्टर रोटेट होते हैं तो इनके बीच में जो सम वेक्टर है ब्राउन जो दिखाया हुआ है वो भी रोटेट होता है, और इस तरह के रोटेटिंग वेक्टर को हम फेजर कहते हैं। और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि चाहे आप टाइम इंस्टेंट 1 पे देखें चाहे टाइम इंस्टेंट 2 पे देखें, ये जो ब्राउन वेक्टर है वो ब्लैक और ब्लू से ये जो वेव्स शो हो रही है उनके समेशंस को यहाँ वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन के तौर पे रिप्रेजेंट करता है। हमारी फेजर रिप्रेजेंटेशन की फर्स्ट वीडियो में हमने इसे बहुत डिटेल में समझाया है। आज एंड स्क्रीन पे उस वीडियो की लिंक आपके पास अवेलेबल होगी, उसकी मदद से आप इस सब्जेक्ट को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जरा जानते हैं कि ये जो ग्राफ बनाकर वेक्टर ड्रॉ करके फेजर से जो हम कैलकुलेशंस ड्राइंग मेथड से करते हैं उसी को मैथमेटिकल एनालिसिस से कितना आसानी से हम कर सकते हैं। फेजर जो कि एक रोटेटिंग वेक्टर है, और जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो अपने वर्टिकल एक्सिस के प्रोजेक्शन के तौर पे साइनोसॉइडल क्वांटिटी के टाइम वेराइंग इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब हम इसे एक एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो फेजर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें साइनोसॉइडल फंक्शन के एम्पलीट्यूड और फेज एंगल की इंफॉर्मेशन निहित है। जो फेजर की कंसेप्ट है वो एक मैथमेटिशियन आयलर की आइडेंटिटी पे आधारित है। आयलर की आइडेंटिटी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ रिलेट करती है, और e की पावर प्लस जे थीटा cos थीटा प्लस जे साइन थीटा है। प्योर मैथमेटिक्स में यहाँ जे की जगह आइटा स्मॉल आई सिंबल यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि हम अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ते समय आई करंट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए मैथमेटिक्स के आइटा की जगह हमने यहाँ जे नोटेशन यूज कर लिया है। तो अगर ये प्लस जे थीटा है एक्सपोनेंशियल पावर तो ये cos थीटा के साथ प्लस जे साइन थीटा है, और अगर ये e की पावर माइनस जे थीटा है तो ये होगा cos थीटा माइनस जे साइन थीटा। हम इसे एक वेक्टर के रूप में समझ सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और वो एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से थीटा एंगल बनाते हुए इस पोजीशन पर है। और जब हम इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है cos थीटा उसे हम रियल कंपोनेंट कहेंगे, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है साइन थीटा उसे हम इमेजनरी या क्वाड्रेचर कंपोनेंट कहेंगे। अगर मैं थीटा की जगह एक टाइम फंक्शन ओमेगा टी लिख देता हूं तो मैं पाता हूं कि समय के साथ ये टी के साथ बदलने से आर्ग्यूमेंट ओमेगा टी बदलने से इस रोटेटिंग वेक्टर की रेफरेंस के साथ पोजीशन बदलेगी, और जब ये रोटेट होगा तो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में जो कोसाइन और साइन फंक्शंस है वो समय के साथ बदलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो साइनोसॉइडल फंक्शन है टाइम वेरिएशन का साइन ओमेगा टी वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी या वर्टिकल पार्ट है। यहाँ आई एम इमेजनरी पार्ट, e की पावर जे ओमेगा टी इज साइन ओमेगा टी। जरा जानते हैं कि ये जे नोटेशन क्या बता रहा है। जे नोटेशन जो यहाँ इस एक्सप्रेशन में दूसरी क्वांटिटी के पहले या एक्सपोनेंशियल पावर में थीटा के साथ हमने पहले यूज किया है वो -1 का रूट है, वर्गमूल है, और संख्या रेखा में रूट -1, 0, 1 या -1 के बीच में कहाँ है ये नहीं देखा जा सकता। इसे रियल नंबर की जो हमारी लाइन है उस पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। इस तरह की मैथमेटिकल संख्याओं को हम एक दूसरी तरह की संख्याएं कहते हैं जिन्हें हम इमेजनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, और इन्हें प्रदर्शित करने के लिए हम अगर रियल एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्स लाइन पर एक्स एक्सिस के अलोंग रखते हैं तो इसे एक वर्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग रखते हैं, और ये जे को जब मैं स्क्वायर कर दूंगा तो -1 का रूट स्क्वायर होकर -1 हो जाएगा, और अगर मैं जे स्क्वायर में जे का मल्टीप्लाई करता हूं, जे स्क्वायर क्योंकि -1 है तो जे क्यूब माइनस जे हो जाएगा। तो ये जे नोटेशन की छोटी सी मैथमेटिक्स हमें समझ में रखनी है। आयलर आइडेंटिटी के अनुसार e की पावर जे ओमेगा टी का इमेजनरी पार्ट साइन ओमेगा टी है। अगर मैं इसे Vm से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इस पूरे Vm e की पावर जे ओमेगा टी का इमेजनरी पार्ट निकालता हूं तो वो Vm साइन ओमेगा टी एक मेरी स्टैंडर्ड रेफरेंस साइनोसॉइडल वोल्टेज का टाइम के साथ इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड का वेरिएशन हो गया है, जिसे यहाँ नीली रेखा में मैंने ग्राफ में इंडिकेट कर रखा है। इस तरह के वेरिएशन को हम एक रोटेटिंग वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड Vm है और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर वेलोसिटी से जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट
रोटेट होता है तो अलग अलग समय पे जिस तरह से हमने यहाँ फेज एंगल समझे थे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से उसके एंगल पोजीशंस आ जाएंगी। और अगर वो 30 डिग्री एंगुलर पोजीशन पे टाइम के साथ मुड़ गया है तो आप देखेंगे कि वर्टिकल एक्सिस पे जो उसका प्रोजेक्शन है वो पीक का आधा हो जाएगा। जिस समय वो 90 डिग्री एंगल पे आ गया है तो पूरा का पूरा प्रोजेक्शन वर्टिकल एक्सिस पे इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रोटेशन यहाँ वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि हमने एक दूसरी फेजर रिप्रेजेंटेशन की वीडियो में ये सब जाना है, तो हम कह सकते हैं कि फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है और रोटेटिंग वेक्टर का वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन साइनोसॉइडल क्वांटिटी के इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकता है। फेजर रिप्रेजेंटेशन या फेजर डायग्राम ग्राफिकल तरीका है दो या ज्यादा अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड और फेज रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने का। जैसे हमने यहाँ एक करंट को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन पे बताया जिसका मैग्नीट्यूड पीक IM है, वो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने वाली नेचर को यहाँ इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसकी t0 पे फेज पोजीशन को हमने यहाँ 0 शो किया हुआ है। और एक दूसरा वोल्टेज फेजर इससे फाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लीडिंग पोजीशन पे है, उसका मैग्नीट्यूड VM, रोटेटिंग नेचर दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की है तो एक जैसी होंगी और उसका t0 एंगल फाई है। अब ये दोनों क्वांटिटी जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होंगी तो वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन के तौर पे सर्किट की वोल्टेज और करंट के इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड किस तरह से वेरी करते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन इस डायग्राम में हमें दिख रहा है कि वोल्टेज फेज में करंट से फाई एंगल लीड कर रहा है या करंट वोल्टेज से फाई एंगल लैग कर रहा है। बेसिकली फेजर रोटेटिंग वेक्टर्स हैं जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में समय के साथ रोटेट होते हैं। और फेजर एक स्केल्ड लाइन है, उस लाइन का जो पोजीशन है उसकी लेंथ मैग्नीट्यूड को और हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एंगल फेज को रिप्रेजेंट करता है। और जो लेंथ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है वो साइनोसॉइडल क्वांटिटी का पीक मैग्नीट्यूड भी हो सकता है और RMS मैग्नीट्यूड भी हो सकता है। हम लोगों ने कभी जाना है कि सारे साइनोसॉइडल क्वांटिटीज को हम उनके RMS या इफेक्टिव वैल्यू से रिप्रेजेंट करना पसंद करते हैं। तो अच्छी स्टडीज में फेजर को भी जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो मैग्नीट्यूड फेजर जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो RMS मैग्नीट्यूड होता है। फेजर की हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से जो डायरेक्शन बनती है जो समय के साथ बदलती है वो साइनोसॉइडल क्वांटिटी के फेज को रिप्रेजेंट करती है। स्टडीज के दौरान हम समय को रोक लेते हैं और उस रुकी हुई स्थिति में फेजर रुके हुए वेक्टर्स हो जाते हैं और उन वेक्टर्स की रिलेटिव पोजीशन से हम साइनोसॉइडल सर्किट को किस तरह से एनालिसिस करते हैं वो आज हम जानेंगे। फेजर की मदद से अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन, समेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरह से करते हैं उसे जानने से पहले हम एक बार फिर समझ लेते हैं कि फेजर साइनोसॉइडल क्वांटिटीज को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई साइनोसॉइडल क्वांटिटी करंट या वोल्टेज कुछ भी हो सकती है, उसका पीक मैग्नीट्यूड AM है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और वो t0 पे फेज एंगल फाई रखती है। हमारे उदाहरण में फेज एंगल फाई 30 डिग्री है, इसका मतलब है कि t0 पे इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड पीक का आधा है और इंक्रीज हो रहा है। इस साइनोसॉइडल वेरिएशन को फेजर से रिप्रेजेंट करते समय फेजर का मैग्नीट्यूड, उसकी रोटेटिंग वेलोसिटी और t0 फेज एंगल यहाँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में रखने के बाद हम पाते हैं कि t0 पे ये फाई एंगल के साथ जो 30 डिग्री है, अब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो रोटेशन से अलग अलग जो पोजीशंस आती हैं उन पोजीशंस के साथ समय के साथ यहाँ साइनोसॉइडल क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड बन जाता है। एक्स एक्सिस के अलोंग रियल लाइन की नंबर और वाई एक्सिस के अलोंग इमेजिनरी नंबर की लाइन के बीच में फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है। अर्थात फेजर को हम इस रियल और इमेजिनरी एक्सिस के बीच में बने हुए कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक फेजर के दो रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, एक को हम पोलर बोलते हैं और एक को रेक्टेंगल या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। जब हम फेजर को एक पोलर रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो एक उसका मैग्नीट्यूड है और हॉरिजॉन्टल रेफरेंस के साथ उसकी एंगल है t0 पे। और जब समय बदलता है तो ये एंगल बदलता है, लेकिन वो जो बदलने वाली चीज ओमेगा t एंगल के साथ बनती है उसे हम इस फेजर एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हमने मैग्नीट्यूड और t0 पे जो फेज पोजीशन है उसे रिप्रेजेंट किया है। इसे एक शॉर्ट इजी टू राइट फॉर्मेट में मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म भी कह सकते हैं। तो पोलर एक मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्मेट है। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड a जब हॉरिजॉन्टल रेफरेंस के साथ थीटा एंगल बनाता है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल रियल एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वो a cos थीटा हो गया है और जो दूसरी वर्टिकल लाइन है उसके अलोंग कंपोनेंट a sin थीटा हो गया है। तो ये जो दो राइट एंगल एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट के रूप में जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम रेक्टेंगल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये जो J नोटेशन है वो क्या सिग्निफिकेंस रखता है। एक फेजर को रेक्टेंगल या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम उसके दो कंपोनेंट, एक एक्स एक्सिस
के अलोंग रियल एक्सिस पे कंपोनेंट a cos थीटा जिसे हम ax कह रहे हैं, और दूसरा इस वर्टिकल एक्सिस पे जो इमेजनरी एक्सिस है, क्वाड्रेचर एक्सिस है, इससे 90 डिग्री एंगल पे एक्सिस है, उस पर कंपोनेंट जो a sin थीटा आ रहा है जिसे हम ay कह रहे हैं, उस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो ax है वो हमारे इस फेजर का रियल पार्ट है, इसे हम इन फेज कंपोनेंट या एक्टिव कंपोनेंट भी कहते हैं। वहीं ये जो ay है ये इमेजनरी पार्ट है हमारे फेजर का, और इसे हम क्वाड्रेचर या रिएक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। फेजर के वर्टिकल एक्सिस पे जो कंपोनेंट आ रहा है a sin थीटा जिसे हमने ay कहा है, उसके साथ ये जो मल्टीप्लायर j लगा हुआ है वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर है जो किसी संख्या से जब मल्टीप्लाई होता है तो उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट कर देता है। तो मेरी संख्या जो रियल एक्सिस पे मैंने रिप्रेजेंट करनी थी वो जब j से मल्टीप्लाई हुई तो वो यहाँ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होके इस क्वाड्रेचर वर्टिकल एक्सिस पे आ गई है। हम इस j नोटेशन को -1 के रूट की जैसे -1 के वर्गमूल की जैसे समझते हैं, और j को अगर स्क्वायर कर दें तो ये -1 हो जाता है। तो अगर कोई वेक्टर 5 है, इसके साथ मैंने अगर j का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और इसे j5 बना दिया है, तो ये वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट होकर यहाँ आ गया है 90 डिग्री पोजीशन पे। अगर मैं इसे एक बार फिर j से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये j स्क्वायर 5 और j स्क्वायर -1 है, क्योंकि j रूट ऑफ -1 है, अगर स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, तो ये -5 हो गया है। +5 इधर की डायरेक्शन में 0 डिग्री की डायरेक्शन में अगर वेक्टर है तो -5 इसके बिल्कुल उल्टा 180 की डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हम देखिए रियल एक्सेस में इधर प्लस एक्सेस है और इधर नंबर की माइनस एक्सेस है, बीच में 0 है, तो j नोटेशन एक 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं -5 को भी j से मल्टीप्लाई कर देता हूं और ये -j5 हो जाता है, तो ये फिर एक एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री शिफ्ट होके इस 0 से 3 बार 90 की शिफ्ट से 270 पोजीशन पे आ गया है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो ऊपर की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन है ये +j नंबर डायरेक्शन है, और ये नीचे की तरफ -j और j इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डायरेक्शन हो गई है। तो j एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर है जो जब किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो उसे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री शिफ्ट कर रहा है। फेजर की रोटेटिंग नेचर को e⁻j⍵t से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि जो सारे स्टडी के फेजर एक साथ एक ही जैसी फ्रीक्वेंसी के होने के कारण एक जैसी वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं, तो फेजर के एक्सप्रेशन में e⁻j⍵t को हम ओमिट कर देते हैं, और ये जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है इसमें a और e⁻j⍵ को हम एक सिंप्लीफाइड तरीके में मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। और इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है वो पोलर रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, जिसमें a हमारे फेजर के वेक्टर मैग्नीट्यूड को ये लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है, और ये साइनोसॉइडल क्वांटिटी का पीक मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, और प्रेफरेबली हम इसे RMS वैल्यू से रिप्रेजेंट करना पसंद करते हैं। और ये जो एंगल थीटा है या e की पावर में ये जो थीटा आया है वो काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से एंगुलर पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से मेरा फेजर अगर थीटा एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये a एंगल प्लस थीटा हो जाएगा। अगर हम यहाँ थीटा को नेगेटिव ले लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो ऐसे फेजर को हम मैग्नीट्यूड और एंगल नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर एक फेजर की पोलर रिप्रेजेंटेशन हो, मैग्नीट्यूड और एंगल मालूम हो, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट a cos थीटा से निकल आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट a sin थीटा से निकल जाएगा। तो हम पोलर से रेक्टेंगल कंपोनेंट निकाल सकते हैं। और अगर हमें रेक्टेंगल कंपोनेंट मालूम हो तो पाइथागोरस का अगर आप प्रिंसिपल इस्तेमाल करें तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के स्क्वायर के सम का रूट हमारे फेजर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो हम रेक्टेंगल कंपोनेंट से पोलर मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और पोलर मैग्नीट्यूड जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस रेफरेंस लाइन से जो एंगल पोजीशन इंक्लिनेशन बना रहा है उसका tan थीटा ay/ax हो जाएगा। दो फेजर एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाएंगे अगर उन दोनों के मैग्नीट्यूड और जो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एक्सिस से जो एंगल है वो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन एक का एंगल पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है जैसे यहाँ प्रदर्शित है, और दूसरे का क्लॉकवाइज नेगेटिव डायरेक्शन में अगर एंगल हो। इन्हीं को अगर हम रेक्टेंगल या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो ऐसे फेजर जिनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट के साइन में डिफरेंस है, अगर किसी का एंटी क्लॉकवाइज पोलर एंगल है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट प्लस जे टाइप है, और अगर किसी का नेगेटिव एंगल है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे फेजर्स जिनके मैग्नीट्यूड और एंगल बराबर हैं लेकिन एंगल के साइन में चेंज है, या उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट बराबर है लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट के साइन में चेंज है, इनको आपस में हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहते हैं। और कॉन्जुगेट के रिप्रेजेंटेशन को यूं आसानी से समझा जा सकता है, ये ड्राइंग और ये
मैथमेटिकल नोटेशन पोलर फॉर्म में और रेक्टेंगल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फेजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब हम दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फेजर्स को सम करते हैं तो उनके जो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसमें इमेजिनरी कंपोनेंट कट जाता है और जो समेशन है वो एक रियल नंबर आ जाता है। हमें अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन, समेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इत्यादि करने होते हैं। जो हमारा समेशन और सब्ट्रैक्शन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है फेजर का, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में या रेक्टेंगल फॉर्म में बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर कोई पोलर फॉर्म में हमारे पास फेजर का रिप्रेजेंटेशन है तो उसे दो परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल रियल एक्सिस और वर्टिकल इमेजिनरी एक्सिस पे कंपोनेंट के तौर पे रिजॉल्व किया जा सकता है। जैसे हमारे E1 वेक्टर का रियल पार्ट A1 और इमेजिनरी पार्ट B1 है और इमेजिनरी पार्ट के आगे J नोटेशन प्लस J बता रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ प्लस डायरेक्शन में है। इसी तरह से एक दूसरे वेक्टर के लिए ये रियल और इमेजिनरी पार्ट रेस्पेक्टिवली A2 और B2 है। अगर मुझे इनका समेशन करना है तो बड़ा आसान है कि हम रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ समेशन कर सकते हैं और हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। यहाँ दिखाया हुआ है E1 और E2 का रिजल्टेंट ये E। अगर मैं पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस से बनाऊं तो आप देखिए कि ये E1 का हॉरिजॉन्टल पार्ट है और ये E2 का हॉरिजॉन्टल पार्ट हो गया और इन दोनों का सम हमारे रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया है। इसी तरह से अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट देखूं तो ये E1 के वर्टिकल कंपोनेंट ये और ये पैरेलल है, तो ये E1 का वर्टिकल कंपोनेंट है और ये E2 का वर्टिकल कंपोनेंट है और इन दोनों का सम मेरे रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट आ गया है। और अगर एक बार मेरे पास रिजल्टेंट का टोटल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मालूम हो तो मैं पाइथागोरस रिलेशन से रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं और रिजल्टेंट वेक्टर हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से जो एंगुलर पोजीशन बना रहा है वो भी हम निकाल सकते हैं। और जो इस पोजीशन का tan थीटा है वो परपेंडिकुलर जो दोनों वर्टिकल कंपोनेंट का सम है और बेस जो दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का सम है उसके रेशो के तौर पे आ जाएगा। तो हमने किसी भी समेशन या सब्ट्रैक्शन की एक्टिविटीज में रेक्टेंगल फॉर्मेट में कैलकुलेशंस आसानी से करने का तरीका सीख लिया है। एक दूसरे उदाहरण से इन्हीं दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी जानते हैं। फेजर को जब एक बार हमने समय को रोकते हुए ड्राइंग कर लिया है तो वो वेक्टर हो गए हैं और एक वेक्टर का सब्ट्रैक्शन बेसिकली उल्टा करके एडिशन है या नेगेटिव का एडिशन है। तो E2 जो कि A2 प्लस J B2 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में था उसका नेगेशन किया और आप देखिए कि E2 को जब मैं उल्टा करता हूं तो उसका जो नेगेशन कंपोनेंट है वो यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट रखेंगे और अगर मैं दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जोड़ूं तो आप देखिएगा कि E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट A1 था और नेगेटिव E2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, उसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया है। इसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट अगर आप देखें तो चांस की बात है कि E2 का वर्टिकल कंपोनेंट जो नेगेटिव J नोटेशन के साथ इस हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से नीचे की तरफ जैसा ड्राइंग में दिख रहा है आया है, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है और E1 का वर्टिकल कंपोनेंट छोटा है। तो अगर मैं इसमें E1 का वर्टिकल कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करता हूं तो जो रिजल्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट है वो नेगेटिव J डायरेक्शन में आया है और उसका मैग्नीट्यूड B2 माइनस B1 हो गया है। और अगर अब मैं पाइथागोरस कैलकुलेशन करूं तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम हो सकता है और मैं इसका एंगल भी हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से ट्रिग्नोमेट्री की रिलेशन से पता कर सकता हूं। तो आप देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन की जो कैलकुलेशन है वो एडिशन की जैसी है और समेशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म या रेक्टेंगल फॉर्म बहुत आसान है। और पोलर से रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं, समेशंस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये हमारी दूसरी वीडियो में आप और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन जिसमें हम नेगेशन करके समेशन कर रहे हैं उसे निकालना या दो फेजर को सम करना रेक्टेंगल कार्टेशियन फॉर्मेट में बहुत आसान है। रियल पार्ट से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट की कैलकुलेशन करनी है और ये जो कैलकुलेशन हमने दो फेजर्स के लिए की है इसे हम इसी तरीके से कितने भी नंबर के फेजर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी हम एक ही साथ दो से अधिक फेजर्स को सम या सब्ट्रैक्ट एक साथ कर सकते हैं। अब जरा जानते हैं कि फेजर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरह से करते हैं। फेजर्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आसान हो जाएंगे अगर हम ये कैलकुलेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में करते हैं। अगर हम वोल्टेज और करंट को आपस में डिवाइड करके इंपीडेंस निकालना चाहें या वोल्टेज और करंट फेजर को मल्टीप्लाई करके पावर की कैलकुलेशन करना चाहें तो ऐसी कैलकुलेशन करते समय हमें मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में पोलर फॉर्म में फेजर को रखना होगा और दो फेजर का मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए कि जब हम एक्सपोनेंशियल नोटेशंस में फेजर को रखते हैं तो मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ 10 का 4 से
मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये जो एक्सपोनेंट पावर है वो आपस में जुड़ जाएगी। यहाँ दोनों जो एंगल हैं फेज एंगल वो पॉजिटिव थे 30 और 45, तो वो जुड़ के प्लस 75 हो गया। चांस की बात है कि अगर इन दोनों में से कोई एक एंगल अगर नेगेटिव होता तो वो जुड़ते समय न्यूमेरिकली सब्ट्रैक्ट हो जाते और जो साइन है वो बड़े वाले का आ जाता। तो मल्टीप्लिकेशन को हम इस तरह से लिखने के बजाय सिंपलर फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं। मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में हमने पोलर रिप्रेजेंटेशन किया, मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लिकेशन कर दिया और मल्टीप्लिकेशन में एंगल जोड़ दिए। अब बिल्कुल इसी तरह से डिवीजन हो जाता है। डिवीजन के लिए जब हमें दो फेजर को परस्पर डिवाइड करना है तो हम देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड का डिवीजन हो जाएगा। सिंपल नंबर वाली जो मेरी मैथमेटिक्स है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, वो मैग्नीट्यूड्स के साथ काम कर रही है और एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जब हम 45 को 30 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो साइन है वो नेगेशन का आ जाएगा और नंबर 15 डिग्री आ जाएगा। तो मेरा जो रिजल्टेंट फेजर है उसका मैग्नीट्यूड और फेज पोजीशन दोनों मालूम हो गई। तो अगर हम सिंपल फॉर्मेट में मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में पोलर फॉर्म में कोई दो क्वांटिटी का डिवीजन करना चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड का डिवीजन हो जाएगा और एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से आपको अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के फेजर रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझ में काफी सुधार हुआ होगा। फेजर रिप्रेजेंटेशन अच्छा होने का मतलब है एक इंजीनियर को अपने कैरियर में ज्यादा ऊंचाइयां प्राप्त होना। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है तो इसे न केवल लाइक कीजिएगा बल्कि अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। फिर मिलते हैं एक नए लर्निंग लेसन के साथ। तब तक आप एंड स्क्रीन पे जो दूसरी वीडियो दिखाई जा रही है उनके साथ अपनी लर्निंग को जारी रख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में नोट्स को डाउनलोड करके उन्हें भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।